हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और आज हम जो बात करेंगे इन्वायरमेंट साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये सीरीज हमने चला रखी है, इसमें कई लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं और बिल्कुल अच्छे से शांति से जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आराम से सारी बातों को सुनना है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। और इससे पहले कि हम डिस्कशन करें अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, मैं आपको बता दूं अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in, या फिर प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है SWMG, और आपको स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख रहे हैं। हम इन्वायरमेंटल साइंस को लाइव सेशन के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट लाइव नहीं ज्वाइन कर सकता वो रिकॉर्डेड भी एक साथ उनको मिल जाता है, और स्टडी मटेरियल भी बाय कोरियर आपके पास घर पे आता है। अलग से आपको कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है। और एचपीएससी के लिए ओनली 999 में एक स्पेशल बैच निकाला हुआ है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, जो अभी होना है। और यूजीसी नेट के लिए भी हमारा बैच चल रहा है, कॉम्बो पैकेज पेपर 1 के साथ भी चल रहा है। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे? अपनी वेबसाइट और ऐप आपको पता है, SWMG। चलो, अब हम बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। और आपकी स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन है बेंजीन, टोलुइन, एथाइल बेंजीन एंड जाइलिन, यानी कि इसको शॉर्ट में BTEX लिख दिया है ना? शॉर्ट में क्या लिख दिया है? BTEX आर कॉमन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ गैसोलाइन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड आर रिस्पेक्टिवली। आपको क्वेश्चन में वेपर प्रेशर दिया हुआ है, बेंजीन का है 0.126 और चालुइन का है 0.08380 और एथाइल बेंजीन का है 0.0126 और जाइलिन का है 0.0117 एट 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यहाँ पे आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड दिया हुआ है और आपको एज्यूम करना है इक्विमोलर मिक्सचर। इक्विमोलर मिक्सचर का मतलब है कि इनके जो मोल है वो इक्वल है ना? अगर एक मान ले सारा, तो 0.25 0.25 0.25 0.25 सबके हैं, ये कह रहा है। ये बेंजीन के उतने ही हैं, टोलुइन के उतने ही हैं, एथाइल बेंजीन के और जाइलिन के, मतलब मोल उतने ही हैं मिक्सचर में। एज्यूम करना है इक्वल है सबके। ठीक है, of these liquid obey Raoult's law, which one of the given will exert maximum partial pressure in the mixture? अब राउल्ट्स लो के को आप लो आपने पढ़ा होगा। बेसिकली ये पूछ रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर कौन से मिक्सचर का होएगा, जिसमें आपको क्या क्या चीजें दी हुई है। वेपर प्रेशर वो प्योर लिक्विड दिया हुआ है, ठीक है, और मोल है वो इक्वल दिया हुआ है, सबके मोल इक्वल है, इक्विमोलर है। तो हम किस तरह से इसको आपको बताना है कि किसका जो मैक्सिमम जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कौन से मिक्सचर का होगा, है ना? जाइलिन का होगा, बेंजीन का होगा, टोलुइन का होगा, या फिर सबका इक्वल होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो इसको सोल्व करते हैं बहुत आराम से। अगर आपने राउल्ट्स लॉ को पढ़ा है तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है वैसे तो ये। अगर हम पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेशन करें तो क्या होगा? पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है, पी आई इजकल टू एक्स आई और इनटू में पी आई, और ये ऊपर आपको जीरो दिख रहा होगा। बेसिकली ये क्यों है, ये वैल्यूज क्या क्या है, मैं बता देता हूँ। बेसिकली ये जो पी आई यहाँ पे डिनोट कर रखा है हमने, ये पार्शियल प्रेशर है। कोई कंपोनेंट आई मान लिया हमने, उसका पार्शियल प्रेशर है। और पार्शियल प्रेशर किस किस पे डिपेंड करता है? वहां का उसमें मोल फ्रैक्शन कितना है। जैसे मान लो हम पार्शियल प्रेशर कोई कंपोनेंट आई का देख रहे हैं, तो कैसे देखेंगे भी? मोल फ्रैक्शन कितना है उस कंपोनेंट आई का। पहली बात तो ये देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन कितना है उस कंपोनेंट आई का उसमें मिक्सचर में, और दूसरा उसका वेपर प्रेशर कितना है प्योर कंपोनेंट आई का, है ना? इसको साथ इनटू कर देंगे, यानी कि जो मोल फ्रैक्शन है और उसका जो प्योर जो वेपर प्रेशर है उसको इनटू करके हमारे पास पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो अभी हमने क्वेश्चन में देखा है कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। इक्विमोल है, यानी कि सबके मोल तो बराबर है, और हमें वहां पे प्योर वेपर प्रेशर भी दिया हुआ है, तो ये भी दिया हुआ है। तो पार्शियल प्रेशर हम याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अभी आप देखो, ये चीज तो एकदम वैसे हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इक्वल है सब में। अगर मोल फ्रैक्शन की बात करें, सब में इक्वल है, इक्विमोलर की बात की गई है। तो अब जो पार्शियल प्रेशर है वो टोटली डिपेंड किस पे हो गया? इस पे हो गया, यानी कि जो प्योर जो प्रेशर है, यानी कि प्योर वेपर प्रेशर है, प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट का कितना प्रेशर है, उसी पे डिपेंड हो गया ना सारी चीजें। क्योंकि इक्विमोलर है, मोल जो है वो तो इक्वल है सब में, है ना? अलग अलग नहीं है ना? तो वो तो चीजें, ये तो कांस्टेंट ही मान लो, कारण ये है कि सब समान है। तो ये पार्शियल प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो गया? इसके हो गया।
तो अगर जिसका हमारा प्योर वेपर प्रेशर जिसका ज्यादा होगा उसी का ही पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ज्यादा हो जाएगा, या पार्शियल प्रेशर उसी कंपोनेंट का ज्यादा हो जाएगा। यही बात है। अब अगर हम क्वेश्चन में चलते हैं, आप एक बार फिर चलिए क्वेश्चन में, सारी बात समझ में आएगी। इसमें बेसिकली आपसे पार्शियल प्रेशर पूछा है ना। और पार्शियल प्रेशर हमने दो चीजों पे किया है, एक तो मोल पे और एक इनटू हमने क्या किया है जो प्योर वेपर प्रेशर है, इससे आ जाएगा पार्शियल प्रेशर। अब ये इक्विमोलर है, तो अब ये जिसका ज्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो ये इनमें अगर सबसे ज्यादा देखो ना तो बेंजीन का देखो कितना है, 0.126 है, ठीक है। और उसके बाद टॉलुइन का कम है, और इसका एथाइल बेंजीन का भी कम है, और अगर बात करें जाइलिन का भी कम है। तो सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे प्योर वेपर प्रेशर की बात करें तो वो किसका है, बेंजीन का ज्यादा है। अगर प्योर वेपर प्रेशर बेंजीन का ज्यादा है तो इसी का ही पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा। क्योंकि आपको समझ में आ गया ना कि इक्विमोलर की कंडीशन है तो प्योर वेपर प्रेशर पे ही डिपेंड करेगा। और प्योर वेपर प्रेशर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड का सबसे ज्यादा इसमें बेंजीन का ही है, तो पार्शियल प्रेशर भी बेंजीन का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये यहाँ वही बात लिखी हुई है, since the mole fraction is the same for all component equimolar mixture, the component with highest pure vapor pressure will exert the maximum partial vapor pressure। बेंजीन का वो है सबसे ज्यादा, है ना। देखो तो हो गया इसका आंसर राइट ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन दिए हुए हैं और इधर इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं। आपको मैच करना है कि बेसिकली कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्या एप्लीकेशन है, या किस एप्लीकेशन के साथ कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप मैच करोगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है डिस्ट्रक्टिव टेक्निक फॉर एलिमेंटल एनालिसिस करनी। डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है किसके लिए, एलिमेंटल एनालिसिस के लिए। तो कौन सी है, तो इसके लिए अगर आप पढ़ते हो बेसिकली ICP-OES है। अगर आपको याद है तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ा है तो इसका फुल फॉर्म भी बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, इसका फुल फॉर्म क्या है और ये किस तरह काम करता है, इतना तो आप बताओगे ना। तो यानी कि बेसिकली एक के साथ आपका 4 आ गया। और क्रिस्टलोग्राफी की बात करते हैं तो क्रिस्टलोग्राफी है XRD करता है ना, बिल्कुल क्रिस्टल फॉर्म को XRD, है ना। ये बहुत इनके प्रिंसिपल से ही आपको सारी चीज समझ में आ जाती है, बहुत इजी से। बेसिकली इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल सब देखोगे, है ना, कैसे एप्लीकेशन होता है उसमें हम बहुत डिटेल में बात करते हैं इसका। और बेसिकली अगर बात करें नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक फॉर एलिमेंटल एनालिसिस का, नॉन डिस्ट्रक्टिव का क्या हो गया, XRF हो गया, ठीक है, ठीक है। और कैलोरीमेट्रिक टेक्निक फॉर एलिमेंटल एनालिसिस के लिए हो गया UV, है ना, UV-VICA हो गया। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शन बन गया हमारे पास 4 3 1 2, है ना। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का जो एप्लीकेशन है इंस्ट्रूमेंटल से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये ध्यान रखना, इंस्ट्रूमेंट से जो क्वेश्चन आते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये कह रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में आपसे पूछा है, करेक्ट नहीं है, ये भी आप ध्यान रखना। कई बार हम क्वेश्चन जल्दी में पढ़ लेते हैं और पता नहीं होता करेक्ट पढ़ करना है इनकरेक्ट, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला कह रहा है फॉर ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम केमिकल पोटेंशियल इन सेम ऑल फेजेस। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो करेक्ट ही लग रहा है, क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम है, डेल जी है, इक्विलिब्रियम में 0 है, तो सीधी सी बात है केमिकल पोटेंशियल इज सेम इन ऑल फेजेस। ये तो करेक्ट है, आपको इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। चलो फिर सेकंड कह रहा है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज 0 एट इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए सिस्टम। गिब्स फ्री एनर्जी 0 ही होता है इक्विलिब्रियम में, ये भी करेक्ट है। और थर्ड ऑप्शन कह रहा है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज पॉजिटिव फॉर द रिएक्शन टू अकर स्पॉन्टेनियसली। ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। बेसिकली अगर हम डेल जी की बात करते हैं गिव्स फ्री एनर्जी के, तो क्या है डेल एच माइनस टी डेल एस, ये है। अगर कोई सिस्टम स्पॉन्टेनियस है ना, तो एंट्रोपी चेंज होएगा, और ये वाली वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ये वाली नेगेटिव वाली ज्यादा होना चाहिए। तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि स्पॉन्टेनियस होगा तो जो एंट्रोपी है रेंडमनेस बढ़ेगी, और रेंडमनेस बढ़ेगी तो नेगेटिव वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए, ये वाली वैल्यू ज्यादा आना चाहिए कि S2 फाइनल ज्यादा होना चाहिए S1 में, तो ये ज्यादा आएगी, तो ये वाला नेगेटिव वैल्यू ज्यादा आएगी।
तो डेल एस बेसिकली नेगेटिव आना चाहिए किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, लेकिन ये कह रहा है कि एनर्जी चेंज इज पॉजिटिव, नहीं, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना। और लास्ट वाला भी करेक्ट है, ये कह रहा है डेल जी विल बिकम मोर नेगेटिव विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हाँ, ये अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, T2 ज्यादा है तो ये वैल्यू ज्यादा होगी तो नेगेटिव बढ़ेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है अगर एंट्रोपी वाले पोर्शन को हम स्टेबल रख लें तो, है ना। बेसिकली सीधा सीधा लग रहा है ये थर्ड ऑप्शन है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो राइट, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन थर्ड हो गया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ये कह रहा है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन इन ए सॉल्यूशन ऑफ 0.1 नॉर्मल का NaOH सॉल्यूशन है मेरे पास, है ना, 25 डिग्री सेल्सियस पे। इसके अंदर कंसंट्रेशन कितना है H पॉजिटिव आयन का, है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। बेसिकली यहाँ पे आप देखो जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपको एक बात तो पता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये डिसोसिएट भी कंप्लीटली हो जाएगा वाटर में, इस बात से भी आप सहमत है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो टूटेगा ही और स्ट्रॉन्गली डिसोसिएट हो जाएगा वाटर के अंदर, डिसोसिएट हो जाएगा। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ पे थोड़ी सी बात समझनी है, जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोक्साइड आयन की वो इक्वल हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ द NaOH सॉल्यूशन के, क्योंकि कंप्लीटली जब डिसोसिएशन हो रहा है तो जो उसका कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन के, क्योंकि वो हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस होने से कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट किस में होगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में, तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन जो है इज इक्वल टू द नॉर्मेलिटी ऑफ द NaOH सॉल्यूशन, क्योंकि नॉर्मेलिटी दी गई है हमारे पास, उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालते हैं तो वो नॉर्मेलिटी जो हमने बात की है वो कंसंट्रेशन उसके बराबर हो जाएगी किसकी, हाइड्रोक्साइड के आयन की। तो अगर हम बात करें 0.1 नॉर्मेलिटी है तो इसका जो कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन है इक्वल टू 0.1 है, ठीक है। बात समझ में आई। अब सीधा सीधा फॉर्मूला, हम यही बात यहाँ सीखने की थी, बाकी तो सब बातें हो ही जाएगी, क्योंकि आपको पता है KW के इक्वल क्या होता है, H पॉजिटिव, और जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन जो है उसका कंसंट्रेशन का इनटू जो हमेशा, या KW इक्वल टू क्या होता है, 1 × 10⁻⁻14 होता है। ये तो आपको याद भी रखना है, हम कई बार बात कर चुके हैं PKW KW, है ना। अब अगर हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालना है तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, KW/OH का जो कंसंट्रेशन है वो आ जाएगा। अब KW की वैल्यू हमें पता है 1 × 10⁻⁻14 है, ये देखो ये KW की वैल्यू है, ये आपको फॉर्मूला याद है ना। और अगर OH आयन कंसंट्रेशन है वो हमने देख ली 0.1 है तो 0.1 है, अब ये 0 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, है ना, तो ये 14 माइनस का 1 0 प्लस का तो -13 है, ठीक है। तो ये राइट आंसर आ गया, इजी क्वेश्चन है, बस इसमें कंसेप्ट यही है, ये थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन वाला ध्यान रखना है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 10 की -13, यानी कि ये बी ऑप्शन है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द वोटर इज क्लासिफाइड एज अग्रेसिव इफ, वोटर है वो अग्रेसिव क्लासिफाइड करते हो, कब करते हो, किस कंडीशन में आप कहोगे कि वोटर अग्रेसिव है, जब वोटर की कोरोजन प्रॉपर्टी बढ़ जाती है ना, वो कोरोजिव ज्यादा हो जाता है तो हम अग्रेसिव बोलते हैं। और वो किस स्थिति में हो गया, जो याद रखना, जब कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट सेचुरेशन, देखो ये है ना, जहाँ कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इज मच लेस देन कैल्शियम कार्बोनेट सेचुरेशन, तो ये वाली जो सिचुएशन है ना, इसमें हम कहेंगे वोटर है वो अग्रेसिव है, ठीक है ना, क्या है, अग्रेसिव वोटर है, ये ध्यान रखना। अग्रेसिव क्यों कहते हैं, कोरोजन के कारण बोलते हैं। तो अग्रेसिव वोटर रेफर टू वोटर दैट इज प्रोन टू corroding metal pipes and surface. This corrosion occur because the water lack sufficient calcium carbonate saturation. When the calcium ion concentration, यानी कि calcium ion concentration is significantly lower than the saturation point of calcium carbonate, the water can dissolve metal components from pipes leading to corrosion, ठीक है, इस वजह से उसको बोलते हैं अग्रेसिव। अच्छा क्वेश्चन है, अग्रेसिव वाटर, ध्यान दोबारा देखना क्या है, अग्रेसिव किसको करेंगे, कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन मच लेस देन कैल्शियम कार्बोनेट, जो सेचुरेशन है वहां पे बहुत ज्यादा, अगर कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन कम हो रहती है तब, क्योंकि कोरोजन की प्रॉपर्टी हो जाती है, तब बोलते हैं अग्रेसिव वाटर है। अब ये क्वेश्चन है कि एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर
NO2 concentration of 80 ppb is equal to, अब आपको पार्ट्स पर बिलियन है ना, और आपको माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में रिलेशन का फॉर्मूला क्या है, अगर आपको ये पता है तो बेसिकली यहाँ पे वैल्यू दी गई है आपको पीपीबी में, ठीक है ना, और आपको आंसर देना है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो ये अगर फॉर्मूला पता है, सीधा सीधा है, मोलिकुलर वेट लेते हैं हम, जो आपको दिया हुआ है पीपीबी वो लेते हैं और फॉर्मूले में पुट करते हैं और सीधा आंसर आ जाएगा। और आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, या फॉर्मूला ध्यान रखना प्लीज। बेसिकली कंसंट्रेशन आपको निकालनी हो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो मोलिकुलर वेट हो गया और कंसंट्रेशन जो पीपीबी में दी हुई है वो हो गया, ये इनटू में आएगा, डिवाइड बाय जो वॉल्यूम लेते हैं हम 24.45, इसे डिवाइड करना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और ये फॉर्मूले में वैल्यू ही पुट करनी है। आपको पता है NO2 है, उसका मोलिकुलर वेट कितना हो गया 46.01 हो गया, 46 मान लो, है ना, यानी कि 32 और 14 46 हो गया, ठीक है। अब बेसिकली ये आप फॉर्मूले में लिख लिया 46 इंटू 80, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 24.45, और जैसे ये डिवाइड करोगे आपके पास 150.4 आ जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब आपको कंसंट्रेशन माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालना हो और पीपीबी में दिया हुआ हो तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये फॉर्मूला लिख लेना प्लीज, आप नोट डाउन करके रखना, नहीं तो फिर भूल जाओगे। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखा होगा हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिलते हैं, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। आगे है द नाइट टाइम ट्रोपोस्फेरिक केमिस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल स्पीसीज। नाइट टाइम ट्रोपोस्फेरिक केमिस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल स्पीसीज। दिस इज नाइट्रेट रेडिकल्स। क्या है? नाइट्रेट रेडिकल्स। क्योंकि देखो डे टाइम नहीं, आपको कौन सा दिया, नाइट टाइम दिया हुआ है, तो नाइट टाइम में नाइट्रेट रेडिकल्स होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली जो नाइट्रेट रेडिकल्स होते हैं आर द प्रीडोमिनेंट ऑक्सीडेंट इन द ट्रोपोस्फेरिक ड्यूरिंग नाइट टाइम, अब्सेंस ऑफ सनलाइट। नाइट टाइम का सीधी सी बात है, नाइट्रेट रेडिकल्स आर रैपिडली फोटोलाइज्ड या ब्रोकन डाउन बाय सनलाइट ड्यूरिंग द डे, मेकिंग देम ए सिग्निफिकेंट स्पीसीज प्राइमरी ड्यूरिंग द नाइट। इस वजह से होता है क्योंकि डे में वो क्या होता है, फोटोलाइज हो जाते हैं, ब्रोकन डाउन हो जाते हैं सनलाइट से। और रिएक्टिविटी जो बेसिकली नाइट्रेट रेडिकल्स react with organic compound in similar way to hydroxyl radical which dominate daytime chemistry। daytime chemistry में कौन सा बेसिकली डोमिनेट है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल। ये भी आपको ध्यान रखना है, नाइट टाइम में नाइट्रेट रेडिकल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ और इसका आंसर भी बता रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन आता है कि नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा, देखता हूँ आप कितना होमवर्क करते हो, या फिर आंसर नहीं भी बताता हूँ, ठीक है, आंसर नहीं बताता हूँ, क्योंकि आंसर बताओगे तो आप उस आंसर से कोशिश करोगे कि मैं क्वेश्चन निकालूं। इसको नेक्स्ट मैं वीडियो में लेके आऊंगा। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लो और कॉमेंट में इसका आंसर बताना। आप आंसर बताओगे तो मुझे पता लगेगा कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस न्यूमेरिक बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है। क्या है, नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं सबसे पहले रखूंगा। क्वेश्चन है ये, 100 ml सैंपल ऑफ पेपर इंडस्ट्री एफिलिएंट डाइजेस्टेड इन एसिडिफाइड डाइक्रोमेट सोडियम सॉल्यूशन एंड बाय बैक टाइट्रेशन इज फाउंड दैट 5 into 10 to the power -4 mole of dichromate has been consumed in chemical oxidation. What is COD of the sample? आपको ये पूछा है। दीज आर ऑप्शन 120, 620, 240 और 310, ये पूछा है। ये क्वेश्चन आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से पेज में निकालने की कोशिश करना, क्या आंसर होगा इसका, फिर हम डिस्कस करेंगे। खुद से निकालने की कोशिश करना, ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इसके क्लास में। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, आप अच्छे से बढ़िया से तैयारी करो। और आपको क्लासेस कैसी लगी, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं बताना। और मैं अगेन आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in। प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है, दैट इज SWMG, और स्क्रीन पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहे हैं। HPSC के लिए हमने ओनली 999 में एक रिकॉर्डेड बैच निकाला हुआ है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। अगर आप विलिंग है तो अपनी वेबसाइट या वेब पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। UGC नेट के लिए हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है, लाइव सेशन चल रहा है डेली बेसिस पे, और जो लाइव नहीं देख सकता वो रिकॉर्डेड भी है। और आपको स्टडी मटेरियल भी अलग से नहीं बाय करना, वो उसी चार्ज में आपके पास घर पे बाय कोरियर आ जाता है। और पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉम्बो पैकेज भी आप ज्वाइन कर सकते हो UGC नेट के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अपने चित्त को शांत रखो, खुश रहो और
अच्छे से पढ़ाई करनी है बिना किसी टेंशन के। तो बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बी हैप्पी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।